स्वयं प्रभा, डिजिटल इंडिया, एजुकेटेड इंडिया। नमस्कार, मैं डॉक्टर मयंक प्रताप, सहायक प्राध्यापक विधि विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। मेरे पाठ्यक्रम का शीर्षक है भागीदारी अधिनियम 1932। इस शीर्षक के अंतर्गत आज के व्याख्यान का विषय है फर्मों के कार्य के लिए भागीदारों के दायित्व। इस व्याख्यान में आगे बढ़ने से पहले इस व्याख्यान के संबंध में पूर्ववर्ती व्याख्यान की ओर एक बार ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि एक भागीदार जो एक संविदा का परिणाम होता है, संविदात्मक परिस्थिति में संविदा के सृजन के बाद जब भागीदार आपस में व्यवहार करते हैं तो एक स्वामी के साथ साथ एक अभिकर्ता के रूप में भी कार्य करते हैं। अर्थात उनके आपसी संबंध के साथ साथ व्यापार के सामान्य अनुक्रम में उन्हें कुछ ऐसे कार्य करने होते हैं जिसका संबंध पर व्यक्ति अर्थात तीसरे व्यक्तियों से है। पूर्ववर्ती व्याख्यान में हमने देखा कि एक बार जब व्यक्ति अभिकर्ता के रूप में भागीदार के साथ कार्य करता है तो बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं या कार्य हैं जो कारोबार के सामान्य अनुक्रम में करते हैं। व्यापार के सामान्य अनुक्रम में करने वाले कार्य के लिए जब किसी अधिकार का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे अधिकारों को हम विवक्षित प्राधिकार के अंतर्गत रखते हैं। यानी ऐसे प्राधिकार जो विवक्षित या गर्भित हैं, अर्थात ऐसे अधिकार जिनका प्रयोग करना किसी भागीदार के लिए कारोबार के सामान्य अनुक्रम में एक अनुमन्य कार्य हो। ऐसे कार्यों के अंतर्गत वह अन्य व्यक्तियों के साथ संविदात्मक संबंध में भी आते हैं। ऐसे में उन संबंध का दायरा कहाँ तक होगा, यानी किस प्रकार से कार्य करेंगे। लेकिन हमें ध्यान में रखने योग्य बात है कि हम सिर्फ उन व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जो कारोबार में जुड़े तो हैं लेकिन वह स्वयं भागीदार नहीं है। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं भागीदार नहीं है लेकिन चाहे ऋणदाता के रूप में, चाहे लेनदार के रूप में या अन्य किसी प्रकार से किसी समव्यवहार में जुड़े होने के कारण वह किसी भागीदारी फर्म के भागीदार के साथ व्यवहार में कार्य कर रहा हो। इन संबंधों की मध्य चर्चा करते हुए हम आज की कड़ी में जब आज के व्यवहार में और व्याख्यान में देखेंगे तो हम आज इस व्याख्यान के अंतर्गत इन उद्देश्यों को लेकर चलेंगे कि क्या हम ऐसे भागीदारों के संबंध में ऐसे किसी भागीदार की क्रिया या कार्यकलाप या अधिकार के बारे में बातचीत कर सकते हैं जो स्वयं भागीदार नहीं है। अर्थात इस अध्याय में भागीदारों या फर्म के साथ तृतीय पक्षकार के साथ क्या अधिकार और कर्तव्य हैं उनके उल्लेखों को हम चर्चित करेंगे। यानी एक बार किसी फर्म के भागीदार द्वारा जो भागीदारी के दायरे में रखते हुए कोई कार्य किया जाता हो उसके लिए वह संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं और उनका उत्तरदायित्व संयुक्त के साथ साथ पृथक भी होता है। लेकिन ऐसे में जब एक व्यक्ति भागीदार की संविदा से बाहर निकल जाता है तब उसके क्या उत्तरदायी होंगे? क्या भागीदारी फर्म में बने रहने के समय उसके जो अधिकार और कर्तव्य थे भागीदारी फर्म से निकलने के बाद भी वो बने रहेंगे? अथवा इसी के साथ ही साथ यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है कि भागीदारी फर्म में यदि किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा वापस आया जाता है या किसी बाहरी व्यक्ति को भागीदार के रूप में लिया जाता है तो क्या उसके भी अधिकार और कर्तव्य वही रहेंगे? इस प्रकार से भागीदारी के दौरान, भागीदारी के बने रहने के समय किस प्रकार के अधिकार एवं कर्तव्य होंगे, भागीदारी से निकलने के बाद किस प्रकार के अधिकार और कर्तव्य हैं, इन सभी की चर्चा हम आज के व्याख्यान में करेंगे। और विशेष रूप से दो प्रकार के उपबंध, धारा 28 के अंतर्गत व्यपदेशन का सिद्धांत और धारा 30 के अंतर्गत किसी अवयस्क को संविदा में यानी भागीदारी में शामिल करने संबंधी सिद्धांत। व्यपदेशन का अर्थ हम आगे इस व्याख्यान में देखेंगे कि एक व्यक्ति जो स्वयं भागीदार नहीं है, किसी फर्म में भागीदार ना होने के कारण भी अपने को भागीदार के रूप में दर्शित करता है,
या फर्म से इस प्रकार का एक आशय प्रतीत होता है कि यह व्यक्ति भी फर्म में एक प्रकार से भागीदार है। ऐसे में यदि कोई उत्तरदायित्व उत्पन्न होता है तो इस व्यक्ति का क्या उत्तरदायी होगा? क्या इस व्यक्ति को हम भागीदार मान सकते हैं अथवा भागीदार के लिए उत्तरदायित्व इसे स्वीकारना पड़ेगा? और साथ ही साथ एक अवयस्क, चूंकि अवयस्क संविदा नहीं कर सकता है, तो ऐसे में यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अवयस्क को किसी संविदा में शामिल किया जा सकता है अथवा नहीं। और यदि एक अवयस्क किसी संविदा में अर्थात भागीदारी में शामिल हो गया तो उसके क्या अधिकार एवं कर्तव्य होंगे? इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हम आज के इस विषय पर चर्चा करेंगे। फर्म के कार्यों के लिए किसी फर्म के भागीदार का क्या उत्तरदायित्व होता है, इसके संबंध में अधिनियम की धारा 25 में प्रावधान किया गया है। हर भागीदार फर्म के ऐसे सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी है जो उसने भागीदारी में बने रहने के दौरान किए हैं, और ऐसे कार्य अन्य सब भागीदारों के साथ वह संयुक्त रूप से उत्तरदायी होगा और पृथक रूप से भी उत्तरदायी होगा। अर्थात धारा 25 उन सभी फर्म के कार्यों के लिए एक व्यक्ति के दायित्व की विवेचना करती है जो उसने फर्म में भागीदार बने रहने के दौरान किया था। यानी भागीदारी फर्म में उन सभी कार्यों के लिए जो भागीदारी में बने रहने के दौरान किए जा सकते हैं, उसके लिए उसके उत्तरदायित्व को स्पष्ट रूप से धारा 25 बताती है कि ऐसा उत्तरदायित्व संयुक्त भी होगा और पृथक भी। और ऐसे में एक बार भागीदारी से पृथक हो जाने के बाद फर्म के ऐसे कार्य जो पृथक होने के बाद किए गए हैं, उनके लिए वह व्यक्ति सामान्य रूप से उत्तरदायी नहीं होगा। अर्थात मान लीजिए कि किसी फर्म में यदि किसी फर्म के लिए और फर्म की तरफ से किसी प्रबंधक द्वारा भागीदारी का कर्ज लिया जाता है, तो प्रबंधक ही नहीं बल्कि उस भागीदारी फर्म के सभी व्यक्ति संयुक्त रूप से उस कर्ज के लिए उत्तरदायी होंगे। इस प्रकार धारा 25 को यदि हम देखें तो धारा 25 जिन अधिकारों की बात करती है उसके लिए दो महत्वपूर्ण शर्तें हैं। पहला, फर्म के कार्यों के लिए भागीदार का दायित्व, अर्थात जैसे ही फर्म के किसी कार्य के लिए कोई भागीदारी कार्य करता है तो उस कार्य के लिए सभी भागीदार उत्तरदायी समझे जाएंगे। अब ऐसे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फर्म के कार्य से हम क्या समझते हैं। हमने कहा कि जब कोई भागीदार अन्य भागीदारों के लिए कोई कार्य करता है जो कार्य कारोबार या ऐसे कारोबार से संबंध रखता है जो फर्म के लिए किया गया हो, तो फर्म के कार्य का यहाँ अर्थ क्या है, किन कार्यों को हम फर्म का कार्य मानेंगे, इसे हम अधिनियम की धारा 2 का में यदि देखें तो फर्म के कार्य से तात्पर्य ऐसे कार्य से है जहां सभी भागीदार या सभी भागीदारों में से किसी एक भागीदार द्वारा किया गया कार्य अथवा लोप हो। अर्थात भागीदार और भागीदारी फर्म अलग नहीं है। भागीदारी फर्म सभी भागीदारों का ही एक संकलन है। ऐसे में चूंकि कोई भागीदारी फर्म स्वयं अपने कार्य नहीं करती बल्कि उन भागीदारों द्वारा ही उस फर्म के लिए कार्य किया जाता है, इसलिए जो भागीदार फर्म के जो भागीदार हैं उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य को ही हम फर्म के कार्य के रूप में भी समझते हैं। ऐसे में यदि फर्म के द्वारा किसी कार्य में किसी फर्म के विरुद्ध कोई उत्तरदायित्व उत्पन्न होता है जो उसके विरुद्ध प्रवर्तनीय हो, तो फर्म का कार्य चाहे वो संविदा के रूप में हो चाहे अपकृत्य के रूप में हो, वह फर्म का कार्य कहा जाएगा। दूसरा, फर्म का कार्य होने के साथ साथ ऐसा कार्य उस समय किया जाना चाहिए जब वह भागीदार भागीदारी के रूप में था। यानी भागीदार रहते हुए यदि कोई फर्म का कार्य किया जाता है तभी वह व्यक्ति भागीदार के रूप में उससे आबद्ध होगा। यानी भागीदार फर्म केवल उन सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी है जो उसके भागीदारी में बने रहने के दौरान किए गए थे। इसलिए कोई भी भागीदारी फर्म उस कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकती जो भागीदारी फर्म के भागीदारी त्यागने के पश्चात किए गए हैं। और तीसरा, भागीदार फर्म के कार्यों के लिए अन्य भागीदारों के साथ संयुक्त रूप से भी उत्तरदायी होंगे और पृथक रूप से भी उत्तरदायी होंगे। यानी जो भी भागीदार होगा अन्य भागीदारों के साथ संयुक्त उत्तरदायित्व भी स्वीकार किया गया, और यदि कोई पृथक उत्तरदायित्व है तो वह उसके लिए भी दायी ठहराया जाएगा, चाहे ऐसा अधिकार संविदात्मक
जन्य हो या अपकृत से उत्पन्न हुआ हो। लेकिन यहाँ ध्यान रखने योग्य है कि यद्यपि भारतीय भागीदारी अधिनियम आंग्ल विधि से ली गई है, लेकिन यहाँ आंग्ल विधि और भारतीय विधि में अंतर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। आंग्ल विधि के अनुसार जो संविदात्मक दायित्व होते हैं उसमें संयुक्त रूप से उत्तरदायी स्वीकार किया गया है, लेकिन जो अपकृत्य होता है, अपकृत्य के लिए वो संयुक्त और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। इसी प्रकार धारा 25 यह स्पष्ट कर देती है कि एक भागीदार भागीदारी में कार्यों के लिए संयुक्त और पृथक रूप से उत्तरदायी है, और इसके बाद धारा 26 ऐसे दायित्व के बारे में प्रावधान करती है जो भागीदार किसी सदोषपूर्ण कार्य के द्वारा करते हो। अर्थात जहां किसी भागीदार ने सदोष कार्य किया हो और फर्म का दायित्व फर्म के मामूली अनुक्रम में भागीदार के प्राधिकार के अंतर्गत किए गए हों, वहां यदि उसके किसी कार्य से या भागीदार के किसी सदोष कार्य या लोप से किसी पर व्यक्ति या तृतीय पक्षकार को कोई हानि होती है, तो उस हानि या क्षति के लिए भागीदार या फर्म उत्तरदायी होंगे। यानी इसमें सदोष कार्य के लिए वहां तक विस्तारित है जहां तक वह भागीदार है। इस प्रकार इस धारा के अनुसार फर्म किसी व्यक्ति पर होने वाले नुकसान के लिए दी जाने वाली क्षतिपूर्ति के लिए भी उत्तरदायी है, जब ऐसा नुकसान किसी भागीदार द्वारा मामूली अनुक्रम में कारोबार के मामूली संचालन के क्रम में उसके सदोष कार्य के अंतर्गत हुआ हो, बशर्ते किसी भागीदार द्वारा यह कार्य व्यापारिक अनुक्रम में किया गया हो और अन्य भागीदारों द्वारा ऐसा करने के लिए वह अधिकृत हो। हेमलिन बनाम हाउस्टन एंड कंपनी के बाद में एक फर्म अनाज का व्यापार करती थी, जिसमें 2 व्यापारी थे और भागीदार ने फर्म के कर्मचारी को रिश्वत देकर के प्रतिस्पर्धी फर्म के बारे में उसकी व्यापारिक गतिविधि, समझौते एवं सूचनाओं की प्राप्ति कर ली। ऐसे में एक व्यक्ति द्वारा जो भागीदार था, अपने भागीदारी फर्म के व्यापार के लिए, अनाज के लिए, उसके लाभ के लिए उसने एक ऐसा कार्य किया जो सामान्य विधिक कार्य की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि उसने रिश्वत दिया और रिश्वत दे करके ऐसे सूचनाओं का संकलन किया। ऐसे में प्रश्न था कि इसके इस सदोषपूर्ण कार्य के लिए फर्म उत्तरदायी है कि नहीं। तो न्यायालय ने यह कहा कि चूंकि फर्म ऐसा कार्य कर सकती थी और यह व्यापार के सामान्य अनुक्रम में था कि प्रतिस्पर्धी समझौता करने वाली या प्रतिस्पर्धी जो कारोबार के अनुक्रम में कार्य करने वाली फर्म है, उनके बारे में सूचनाओं का संकलन किया जा सकता है। यद्यपि सूचनाओं के संकलन का तरीका सही होना चाहिए था, लेकिन सूचनाओं के संकलन करने के लिए रिश्वत दी गई जो भागीदार ने सदोष कार्य करके किया। ऐसे में उसके द्वारा किया गया यह सदोष कार्य फर्म के लिए बाध्यकारी होगा और फर्म उसके लिए उत्तरदायी होगी, क्योंकि यह कार्य व्यापार के सामान्य अनुक्रम में किया गया था और फर्म पर वाद किए जाने पर फर्म इसके लिए उत्तरदायी ठहराई गई। इसी प्रकार रैप बनाम लैथन के वाद में वादी ने कमीशन पर शराब क्रय करने के लिए और उससे होने वाले विक्रय के लिए एक फर्म को एक नियुक्ति दी, और 2 व्यक्ति वाली फर्म को नियुक्ति देने के बाद उसके लिए धन भी उपलब्ध कराया गया। लेकिन क्रय तथा विक्रय का झूठा कार्य ये किया जाने लगा और उस धन का गबन कर लिया गया। यह निर्णय हुआ कि इस प्रकार फर्म में विक्रय के लिए कमीशन पर उपलब्ध कराया जाना कारोबार के अनुचित क्रम में था, लेकिन उसके लिए धन उपलब्ध कराना और गबन करना कपट की श्रेणी में आता है। और यदि एक भागीदार द्वारा कपट किया जाता है तो उस कपट करने का जो तरीका है या कपट करने का जो क्रिया है, यह कहीं से भी कारोबार के सामान्य अनुक्रम के अंतर्गत नहीं आएगा। ऐसे में कपट किए जाने के कारण जो भी हानि या क्षति होती है, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए यह फर्म जिम्मेदार नहीं होगी, बल्कि वह व्यक्ति जो भागीदार के रूप में अपने प्राधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसा कार्य किया, यह स्वयं से बाध्य होगा और यह बाध्यता या उत्तरदायिता उसे स्वीकारनी पड़ेगी। फर्म को इसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, और निर्णय हुआ कि फर्म इस कपट के लिए उत्तरदायी है। एक अन्य मामले में कपड़े का व्यापार एक फर्म करती थी और भागीदार ने विक्रेता को यह समझाते हुए
कपड़े खरीदा कि उसने चोरी से प्राप्त किया है, और उसके बाद उसने उस चोरी किए हुए कपड़ों को फर्म के नाम से बेच दिया और संपूर्ण संपत्ति का संपरिवर्तन करने के वह उसके लिए उत्तरदायी ठहराया गया। यानी फर्म के कारोबार से, भागीदारी से कोई दुराचरण का संबंध नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यह कार्य उसका व्यक्तिगत कार्य है। ऐसे में व्यक्तिगत कार्य के लिए फर्म उत्तरदायी नहीं ठहराई जा सकती। उन परिस्थितियों की चर्चा धारा 27 में किया गया है जहां फर्म की संपत्तियों को या फर्म के धन को भागीदार द्वारा दुरुपयोग कर लिया गया हो। यानी अगर फर्म के कारोबार के अनुक्रम में एक भागीदार ने फर्म की संपत्ति या धन का परिवर्तन या दुरुपयोग अपने कार्य के लिए किया गया है, तब ऐसे में क्या फर्म उत्तरदायी होगी? धारा 27 फर्म के तृतीय पक्ष के बारे में धन के दुरुपयोग के संबंध में प्रावधान करती है कि भागीदारों द्वारा दुरुपयोजन के लिए फर्म का दायित्व जहां भागीदार अपने दृश्यमान प्राधिकार के अंदर कार्य करते हुए किसी पर व्यक्ति से या किसी तृतीय पक्षकार से धन या संपत्ति लेता है या प्राप्त करता है और उसका दुरुपयोग कर लेता है, अथवा फर्म के सामान्य अनुक्रम में किसी व्यक्ति से कोई भागीदार धन या संपत्ति प्राप्त कर लेता है और ऐसी धन या संपत्ति जहां उसकी अभिरक्षा में है और अभिरक्षा में बने रहने के दौरान उसका दुरुपयोग कर लेता है, वहां फर्म ऐसी प्रतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी ठहराई जाएगी। यानी इस धारा के अंतर्गत किसी तीसरे पक्षकार के लिए संपत्ति का प्रयोग या दृश्यमान प्राधिकार के प्रयोग करते हुए यदि धन को प्राप्त किया जाए और उसका दुरुपयोग कर लिया जाए, तो फर्म को तीसरे पक्षकार के लिए हुई हानि के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। यानी धारा 27 स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करती है कि जब किसी भागीदार द्वारा अपने दृश्यमान प्राधिकार का प्रयोग करते हुए कोई कार्य किया गया और उसमें कोई धन और संपत्ति प्राप्त कर ली गई, तब ऐसे में इस धन एवं संपत्ति को प्राप्त करके भले ही उसका दुरुपयोग उस भागीदार ने अपने लिए किया हो, लेकिन इसका उत्तरदायी फर्म को ठहराया जाएगा। और दूसरा, जहां पर फर्म के भागीदार ने ऐसी संपत्तियों को अपनी अभिरक्षा में लिया है, तो अभिरक्षा में रहने के दौरान या संपत्तियों को अभिरक्षा में रखने के दौरान यदि उसका दुरुपयोग किया है, तो इस परिस्थिति में भी जो तृतीय पक्षकार को हानि हुई है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए फर्म को उत्तरदायी ठहराया जाएगा। इस प्रकार जहां तीसरे पक्षकार द्वारा धन या संपत्ति के संदर्भ में कोई दुरुपयोग का मामला आएगा तो फर्म भागीदार होगी। और फर्म भागीदार कब होगी, उसके लिए इन परिस्थितियों को धारा 27 में स्पष्ट रूप से प्रावधानित करके कहा गया कि जहां भागीदार द्वारा दृश्यमान प्राधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करते हुए संपत्ति का दुरुपयोग किया गया और यदि कोई भागीदार पर व्यक्तियों से प्राप्त संपत्ति को अपने दृश्यमान प्राधिकार के अंतर्गत कार्य करते हुए प्राप्त करता है और भागीदार द्वारा ऐसी संपत्ति का दुरुपयोग कर लिया जाता है, तो पर व्यक्ति के नुकसान के लिए, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए फर्म को उत्तरदायी ठहराया जाएगा। और इस प्रकार किसी भी संपत्ति का दुरुपयोग करने के लिए फर्म का यह उत्तरदायित्व इस धारा के इस खंड के अंतर्गत माना जाएगा। रोड्स बनाम माउल्स का एक वाद, एक रोचक वाद है, जिसे उदाहरण के रूप में हम इस खंड के अंतर्गत समझ सकते हैं, जहां वादी की एक सॉलिसिटर की फर्म थी और उस फर्म के अंतर्गत वादी ने एक जमीन जो फ्री होल्ड जमीन थी उसको बंधक रखकर कर्ज प्राप्त किया और उस फ्री होल्ड जमीन को बंधक रखकर कर्ज प्राप्त करने के लिए एक भागीदार को निर्देशित किया। भागीदार ने उस फ्री होल्ड जमीन को कर्जे के बदले बंधक रखा, लेकिन उस कर्ज से प्राप्त राशि का प्रयोग अपने लिए कर लिया और यह झूठ बोल दिया कि उसने गारंटी या प्रत्याभूति की मांग की है। इस वाद में वादी ने कुछ अंश, भागीदार ने उसे कर्ज का धन भी दे दिया और भागीदार ने अंश का विक्रय करके उसका दुरुपयोग कर लिया। समस्त भागीदारों को, जो उस फर्म के भागीदार थे, इस कार्य के लिए उत्तरदायी माना गया और इस हानि से, यानी इस से जो हानि उस तृतीय पक्षकार को हुई थी, उसके लिए क्षतिपूर्ति के लिए पूरे फर्म को उत्तरदायी ठहराया गया। इस प्रकार यदि कोई पर व्यक्ति से फर्म का कोई भागीदार
धन या संपत्ति प्राप्त करते हुए उसका दुरुपयोग करता है तो फर्म तथा अन्य भागीदार भी उसके लिए उत्तरदायी होंगे। अर्थात निष्कर्ष रूप में हमको यहाँ ये समझना होगा कि धारा 27 का उपखंड 1 स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि कोई भागीदार जो फर्म के अभिकर्ता के रूप में अपने विवक्षित प्राधिकार का प्रयोग कर रहा है, ऐसे विवक्षित प्राधिकार का प्रयोग करते हुए उसने किसी पर व्यक्ति के साथ कोई समव्यवहार किया, तो ऐसे पर व्यक्ति के साथ समव्यवहार करने में पर व्यक्ति को यदि कुछ हानि होती है तो निश्चित रूप से उसकी क्षति के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए पूरा का पूरा फर्म जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। दूसरा, फर्म की अभिरक्षा में प्राप्त संपत्ति और उसके किसी भागीदार द्वारा दुरुपयोजन के संबंध में, यानी कि जब फर्म पर व्यक्तियों से अपने कारोबार के सामान्य अनुक्रम में कोई धन या संपत्ति प्राप्त करती है और कोई भागीदार उस संपत्ति का दुरुपयोग कर लेता है, तब जबकि वह संपत्ति या धन फर्म की अभिरक्षा में है तो इसके लिए उत्तरदायी संपूर्ण फर्म को ठहराया जाएगा। यानी अभिरक्षा के दौरान संपत्ति के दुरुपयोग से पर पक्षकार या पर व्यक्ति को हुई नुकसानी और उसे की जाने वाली क्षतिपूर्ति के लिए फर्म को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यानी भागीदार द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता हो जो धन या संपत्ति के दुरुपयोग से संबंधित हो तो इस खंड के अंतर्गत यह पूरा का पूरा दायित्व फर्म के ऊपर आएगा और फर्म को उत्तरदायी ठहराया जाएगा। यानी कि इस फर्म को उत्तरदायी ठहराए जाने के लिए अंत में हम कह सकते हैं कि यदि किसी पर व्यक्ति को कोई क्षतिपूर्ति लेनी है या नुकसान हुआ है तो फर्म के किसी भी व्यक्ति को या संपूर्ण फर्म को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, जबकि दो शर्तें पूरी हो रही हैं। पहला, कि पर व्यक्ति से धन या संपत्ति अपने कारोबार के मामूली अनुक्रम में प्राप्त किया गया हो, और दूसरा, ऐसी धन या संपत्ति इस फर्म की अभिरक्षा में हो और किसी भागीदार द्वारा उसका दुरुपयोग किया गया हो। अगर ये दोनों शर्तें पूरी हैं तो धारा 27 के उपखंड 2 के अंतर्गत फर्म को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ब्लेयर बनाम बामले का वाद इस मामले में एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देशित वाद है, जिसमें वकीलों की एक फर्म ने भागीदार ने किसी मुवक्किल से धन किसी विशेष उद्देश्य से लिया, लेकिन मुवक्किल से धन लेने के बाद भागीदार ने उस धन का दुरुपयोग कर लिया और गबन कर लिया, और इस गबन के बाद पूरी की पूरी फर्म उसके लिए उत्तरदायी ठहराई गई, भले ही यह तर्क दिया गया कि अन्य भागीदारों को इसकी सूचना नहीं थी। तो अन्य भागीदारों को भले ही इसकी सूचना नहीं थी, लेकिन एक भागीदार ने मामूली अनुक्रम में, व्यापार के अनुक्रम में कार्य करते हुए विवक्षित प्राधिकार का प्रयोग करते हुए चूंकि धन लिया और मुवक्किल से लिए गए धन का दुरुपयोग किया, तो इसलिए धारा 25 को ध्यान में हम लाएंगे। धारा 25 कहती है कि किसी भी कार्य के लिए जो व्यापार के मामूली अनुक्रम में किए जाएं, भागीदार संपूर्ण भागीदारी के लिए वह संयुक्त और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। इसी सिद्धांत का प्रयोग करते हुए न्यायालय ने यहाँ पूरे फर्म को उत्तरदायी ठहराया। इसी प्रकार डोनाल्ड बनाम मास्टरमैन के वाद में मुवक्किल की जायदाद को देखभाल करने के लिए सॉलिसिटर की एक फर्म को नियुक्त किया गया। सॉलिसिटर की फर्म में मुवक्किल से लेनदारी की व्यवस्था की गई और कहा गया कि इसके निमित्त जो भी धन फर्म को मिलेगा, लेकिन भागीदार ने उस मिलने वाली रकम का दुरुपयोग कर लिया और यहाँ भी फर्म को उत्तरदायी ठहराया गया। एक अन्य मामले में भी न्यायिक निर्णय से अगर हम देखें तो कुछ कंपनियों का नाम गिनाते हुए भागीदारी फर्म के एक भागीदार ने उसमें रुपया लगाने की बात की, यानी कि सीधा सीधा एक व्यक्ति ने भागीदारी फर्म का भागीदार इंडोर्स करते हुए यह बताया कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिसमें रुपया लगा देने पर लाभ होगा, और ऐसे में रुपया लगाने की बात करने पर जब रुपया लगाया गया तो कंपनियां असफल हुई और सभी का रुपया डूब गया। इस रुपये डूबने के कारण पर व्यक्ति को जो हानि हुई, इसके लिए फर्म को उत्तरदायी ठहराया गया, क्योंकि जहां किसी पर व्यक्ति ने धन या संपत्ति से संबंधित किसी उद्देश्य से प्राप्त किया हो, लेकिन यह ध्यान में रखना होगा कि फर्म के कारोबार से यदि उसका संबंध ना हो तब क्या होगा। सामान्य रूप से यदि फर्म से संबंधित कारोबार नहीं है
तो किसी भी भागीदारी फर्म के भागीदार को विवक्षित अधिकार नहीं है कि उसके बारे में कोई अधिकार या निर्णय ले सके। लेकिन ऐसे में यदि फर्म के कारोबार से कोई संबंध नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी कारोबार के अनुक्रम में धन या संपत्ति प्राप्त करके यदि उसका गमन कर लिया जाता है, तो फर्म उसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराई जा सकती। यानी जो दो बातें हैं यहाँ स्पष्ट रूप से समझना होगा कि सबसे पहले कि भागीदार ने जिस कार्य का दुरुपयोग या जिस धन या संपत्ति का दुरुपयोग किया हो, उसका उद्देश्य क्या था। उसका उद्देश्य यह था कि पर व्यक्ति ने इस आशय से धन दिया कि वह एक ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध या समव्यवहार कर रहा है जो किसी भागीदारी फर्म का भागीदार है, और भागीदारी फर्म का भागीदार के रूप में यदि कोई पर व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ संबंध या समव्यवहार करता है, तो उसे इस बात का आभास होगा कि वह जिस कार्य के लिए उसके समव्यवहार कर रहा है, फर्म सामान्य रूप से ऐसा कारोबार या ऐसा समव्यवहार करती है। ऐसे में यदि एक व्यक्ति जो पर व्यक्ति है किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसे समव्यवहार में जाता है जो उस भागीदारी फर्म का सामान्य कारोबार या सामान्य कार्य क्षेत्र नहीं है, तब निश्चित रूप से कोई विश्वास करने का कारण नहीं था कि वह जिस व्यक्ति के साथ ऐसा समव्यवहार या ऐसा संबंध में जा रहा है वह एक भागीदार होगा। इसलिए किसी भी फर्म को उसी सीमा तक और वहीं तक उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जहां उस भागीदारी फर्म के एक भागीदार ने कारोबार के सामान्य अनुक्रम में यह बताते हुए धन का प्रयोग या गमन किया है कि यह कारोबार से संबंधित है। यानी यदि कारोबार से संबंध के बिना ऐसा किया जाता है तो उसके लिए पूरी फर्म उत्तरदायी नहीं हो सकती। क्लियर ट्यूडरडेन का एक मामला इस मामले में अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिसमें फर्म ने अपने एक साझेदार ने अपने एक सहपाठी से एक वेवर ऋण पत्र प्राप्त कर लिया, और उस ऋण पत्र प्राप्त करने के लिए उसे ठीक से अधिरोपित किया गया, इंडोर्स किया गया और लिखा गया, लेकिन फर्म को इसकी सूचना नहीं दी गई। चूंकि फर्म को इसकी सूचना नहीं थी, इसलिए इस ऋण देने के मामले में फर्म को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। अब हम ऐसी परिस्थिति की चर्चा करेंगे जहां हम देखते हैं कि क्या कोई व्यक्ति जो फर्म का भागीदार नहीं है, यदि किसी व्यक्ति के साथ समव्यवहार करता है और सामने वाला व्यक्ति यानी पर व्यक्ति यह समझता है कि जिस व्यक्ति के साथ वह समव्यवहार कर रहा है वह फर्म का भागीदार है, तब ऐसे में यदि उस पर व्यक्ति को कोई नुकसान होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति देने के लिए क्या वही व्यक्ति जिम्मेदार होगा जिसके बारे में यह संशय या विश्वास प्रकट किया गया था यह भागीदार है, अथवा इसके लिए फर्म भागीदार होगी? यह पूरी की पूरी फर्म भागीदार होगी या सिर्फ वही व्यक्ति भागीदार होगा जिसने ऐसा व्यपदेशित किया था? तो इसके संबंध में अधिनियम की धारा 28 उपबंध करती है और कहती है कि व्यपदेशन या व्यपदेशन के कारण किसी पर व्यक्ति के संबंध में यदि कोई कार्य किया जाता है तो एक व्यक्ति जो स्वयं भागीदार नहीं है, भागीदारी का व्यपदेशन करने पर किस प्रकार के उत्तरदायित्व का वहन करेगा। तो धारा 28 में ऐसी विवेचना की गई है जहां एक फर्म के ऋण के लिए एक व्यक्ति जो फर्म का उत्तरदायी फर्म के लिए भागीदार नहीं है वह भी उत्तरदायी हो सकता है। अर्थात धारा 28 व्यपदेशन का सिद्धांत देती है। व्यपदेशन क्या होता है? व्यपदेशन वास्तव में विबंध के सिद्धांत का एक छोटा सा भाग है। विबंध का सिद्धांत यद्यपि व्यपदेशन के सिद्धांत से भिन्न है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो व्यपदेशन का सिद्धांत है यह विबंध के सिद्धांत की ही एक शाखा है। अर्थात विबंध एक बड़ा सिद्धांत है और विबंध का सिद्धांत स्पष्ट रूप से यह बताता है कि जब एक व्यक्ति के किसी कार्य या लोप पर या उसके किसी सक्रिय भागीदारी या कथन पर या कार्य के कारण किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कार्य कर दिया है, तब ऐसे में पहले व्यक्ति को अपने कार्य से पीछे नहीं हटने दिया जाएगा। यानी विधि यह अपेक्षा करती है कि जहां एक व्यक्ति के कार्य के कारण किसी अन्य व्यक्ति ने कुछ और कार्य कर दिया है, तब ऐसे में पहले व्यक्ति को विधि यह अधिशासित करती है कि अपने कार्य या वचन से पीछे ना हटे। इसी को हम सामान्य रूप से विबंध का सिद्धांत कहते हैं।
और विबंध के ही सिद्धांत की एक शाखा के रूप में व्यपदेशन का सिद्धांत इस अधिनियम की धारा 28 में प्रावधानित किया गया है। धारा 28 उस परिस्थिति की विवेचना करती है जहां पर एक व्यक्ति जो स्वयं भागीदार नहीं है लेकिन भागीदारी का व्यपदेशन करने के कारण उसे उत्तरदायी ठहराया जा रहा है। यदि हम धारा 28 को देखें तो धारा 28 दो उपधाराओं में विभाजित है। धारा 28 की उपधारा 1 यह स्पष्ट करती है कि जो कोई मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा या आचरण द्वारा यह व्यपदेशन करता है या जानकर यह व्यपदेशन किए जाने देता है कि वह किसी फर्म में भागीदार है, तो वह उस फर्म में भागीदार होने के नाते ऐसे किसी व्यक्ति के लिए उत्तरदायी है जिसने ऐसे किसी व्यपदेशन के भरोसे उसे प्रत्यय या ऋण दिया है। यानी चाहे वह व्यक्ति जिसने भागीदारी के लिए व्यपदेशन किया है उसके भागीदार होने का ज्ञान उस व्यक्ति तक व्यपदेशन करने का इस बात के लिए पहुंचा हो या ना हो, अर्थात वह व्यक्ति जिसने भागीदारी होने का व्यपदेशन किया है या उसके भागीदारी होने का व्यपदेशन किया जा रहा है या ज्ञात रखता हो या ना कि वह व्यपदेशन प्रत्यय देने वाले तक पहुंच गया है। और इसकी उपधारा 2 स्पष्ट करती है कि जहां किसी भागीदार की मृत्यु के पश्चात कोई पुराना फर्म पुराने नाम से जारी रखा जाता है, यानी जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है लेकिन फर्म का कार्य और फर्म का नाम पुराने नाम से ही जारी रखा जाएगा, तब उस मृतक व्यक्ति के नाम से उसके कारोबार के फलस्वरूप यदि उपयोग किया जाता रहता है तो स्वमेव मृतक या भागीदार के विधिक प्रतिनिधि उसकी संपत्ति में जो फर्म के लिए है उसकी मृत्यु के पश्चात किए गए कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराए जा सकते। इस प्रकार कभी कभी चूंकि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि एक व्यक्ति वास्तविक रूप से भागीदार नहीं होता लेकिन उसे भागीदारी के दायित्व का वहन करना पड़ता है। धारा 28 उसी परिस्थिति की बात करती है जहां एक व्यक्ति जो भागीदार नहीं है लेकिन उसे भागीदारी के दायित्व का वहन करना पड़ता है। इस जो व्यपदेशन का सिद्धांत है इसे जस्टिस न्यायाधीश महोदय ने ओवर बनाम कार्वर के वाद में स्पष्ट करते हुए कहा कि वास्तव में व्यपदेशन का सिद्धांत कोई नया सिद्धांत नहीं है, यह स्टॉपेल या विबंध के सिद्धांत की ही एक शाखा है जिन्हें जनहित के या लोकहित को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम में धारा 28 में शामिल कर लिया गया है। और कहा कि कभी कभी ऐसी स्थिति हो सकती है जहां संविदा के पक्षकारों का यह स्पष्ट आशय हो कि एक व्यक्ति जो भागीदार नहीं है वह ना तो रुपया लाएगा, ना ही परिश्रम लाएगा, ना ही लाभ प्राप्त करेगा, परंतु यदि उसने अपना नाम भागीदार की हैसियत से प्रयोग होने दिया तो वह संसार के प्रति भागीदारी माना जाएगा। इसलिए कोई व्यक्ति वास्तविक भागीदार नहीं होते हुए भी भागीदार माना जाएगा, यह जनता की सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है। ल्यूक बनाम अपील के वाद में एक व्यक्ति जो व्यापारी था और रिटायर हो चुका था, कुछ व्यक्तियों के आग्रह करने पर वह फर्म का अवैतनिक अध्यक्ष बन गया और उसे फर्म के प्रति उत्तरदायी ठहराया गया, क्योंकि जिस व्यक्ति ने फर्म को ऋण दिया उसने इस विश्वास के साथ ऋण दिया कि अध्यक्ष महोदय बने हुए व्यक्ति भी उस फर्म के भागीदार हैं। इस प्रकार धारा 28 के अंतर्गत व्यपदेशन के आधार पर भागीदारी के रूप में कोई व्यक्ति जो वास्तव में भागीदार नहीं है वह भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तों का पूरा होना आवश्यक है, जिसमें प्रथम शर्त है कि भागीदार होने का व्यपदेशन करने वाला व्यक्ति उसने स्वयं व्यपदेशित किया हो कि वह फर्म में भागीदार है। अर्थात एक व्यक्ति जो स्वयं किसी फर्म में भागीदार नहीं है लेकिन अपने को जनता के सामने या तीसरे व्यक्तियों के सामने यह बताता है कि वह उस फर्म में भागीदार है, या स्वयं ऐसा व्यपदेशन करता है या लिखित अथवा मौखिक सहमति के आधार पर या अपने आचरण द्वारा ऐसा डिनायल नहीं करता है जब कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा व्यपदेशन करता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति स्वयं को किसी फर्म में भागीदार होना बताता है अथवा जब कोई अन्य व्यक्ति यह बताता है कि अमुक व्यक्ति फर्म में भागीदार है और उसने उस बात को
नहीं काटा, यानी उस बात को स्वीकार किया या अपना डिनायल या उसको मनाही नहीं की, तब ऐसे में यदि तीसरे पक्षकार ने यह विश्वास करते हुए कि अमुक व्यक्ति भी फर्म में भागीदार है, फर्म को ऋण दे दिया है, तो उस ऋण के लिए वह व्यक्ति जो भागीदार नहीं है वह भी उत्तरदायी ठहराया जाएगा। इसका एक उदाहरण हम विबंध से ले सकते हैं। जब विबंध की चर्चा करते हैं तो एक वाद, न्यायिक वाद जिसे हम उदाहरण के रूप में समझते हैं, यहाँ बताना एक अच्छे उदाहरण के रूप में हम समझ पाएंगे। मान लीजिए कि एक व्यक्ति और उसकी मां किसी संपत्ति के संदर्भ में किसी तीसरे पक्षकार से समव्यवहार में है। एक व्यक्ति अपनी मां के सामने किसी तीसरे व्यक्ति के अपनी संपत्ति का समव्यवहार करता है और उस संपत्ति को बेचता है। यानी जब एक व्यक्ति ने अपनी मां के सामने अपनी संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बेची और दूसरे व्यक्ति ने उस संपत्ति को खरीदा, तो इस समव्यवहार के पूरा होने के बाद यदि मां ने यह कथन किया कि इस संपत्ति पर इस लड़के का अधिकार नहीं था, मेरा अधिकार था, इसलिए इस लड़के द्वारा संपत्ति को नहीं बेचा जाएगा, ऐसा कथन उस मां के द्वारा कहना विधि स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि विधि यह अपेक्षा करती है कि जब लड़के ने ऐसी संपत्ति अपने मां के सामने बेची तो मां ने अपना समर्थन दिया होगा। यदि मां उस समर्थन से या सहमति से नहीं थी तो वह उसी समय उस समव्यवहार को रोक सकती थी। लेकिन ऐसा समव्यवहार किए जाने देना या ऐसे समव्यवहार को बीच में ना रोकना यह स्पष्ट करता है कि मां द्वारा बेटे द्वारा जब संपत्ति को संक्रांत किया जाना था तो उसे इस प्रकार का अनुसमर्थन दिया गया। इसी प्रकार विबंध के इसी सिद्धांत को यहाँ व्यपदेशन में लागू किया जा रहा है, जहां एक व्यक्ति स्वयं भागीदार नहीं है लेकिन भागीदारी के रूप में अपने को दर्शित करता है या व्यपदेशित करता है कि वह किसी फर्म में भागीदार है, तब ऐसे में वह जब उत्तरदायी ठहराने की बात होगी तो अपने को एकदम पीछे नहीं ले सकता। जैसे कर्कउड बनाम चीथम एंड स्मिथ के बाद में चौथम नाम का एक मक्खन का व्यापारी स्मिथ नाम के एक व्यक्ति को सेवक के रूप में नियुक्त किया। अर्थात एक व्यापारी ने अपने फर्म में एक व्यक्ति को सेवक के रूप में नियुक्त किया, लेकिन जो फर्म का नाम था उसमें सेवक के नाम का प्रयोग किया। चीथम एंड स्मिथ का जो फर्म था उसमें स्मिथ उस फर्म का सेवक था, लेकिन फर्म के नाम से स्पष्ट हो रहा था मानो वह स्वयं फर्म का भागीदार हो और इसी नाम से फर्म का कारोबार चल रहा था। दूसरी तरफ कर्कउड नाम का एक व्यक्ति उधार पर माल उस फर्म को देता है और जब फर्म द्वारा अदायगी नहीं की जाती है तब उसके ऊपर वाद लाने पर स्मिथ द्वारा यह कथन करना कि वह फर्म में भागीदार नहीं है स्वीकार नहीं किया गया और निर्णित हुआ कि व्यापारी तथा स्मिथ संयुक्त रूप से उस कर्ज के लिए उत्तरदायी थे। स्मिथ इसलिए दायी था क्योंकि उसने ऐसा व्यपदेशित किया कि वह एक कारोबारी के रूप में भागीदार था, ना कि उस कारोबारी फर्म में सेवक था। ऐसा व्यपदेशन आचरण द्वारा भी हो सकता है। इस संबंध में उदाहरण के लिए पोर्टर बनाम इंसैल का एक वाद है, जिसमें प्रतिवादी ने गौशाला बनाने के लिए एक व्यक्ति से ऋण लिया। प्रतिवादी ने अपने व्यक्तिगत संबंधों का प्रयोग किया और गौशाला स्थापित करने के लिए भूमि पट्टे पर ले ली। वहां जहां की गौशाला बन रही थी वह हमेशा उपस्थित रहने वाले ग्राहकों से वार्तालाप भी करता था। वादी ने गौशाला को इस विश्वास पर उधार दे दिया कि प्रतिवादी उसमें एक भागीदार था। अर्थात एक व्यक्ति जो स्वयं भागीदार नहीं था, लेकिन चूंकि जनता में वह सामान्य रूप से इस प्रकार से बात और विश्वास दिलाता था कि मानो वह स्वयं भी उसमें भागीदार हो और उस कारोबार में मालिक हो, तो इसी की बात के आधार पर एक व्यक्ति ने उस फर्म को ऋण दे दिया और जब वादी ने गौशाला से ऋण चुकाने की बात आई, तब जब फर्म ने ऋण चुकाने से मना किया या इनकार किया तो वाद लाने के बाद वह व्यक्ति भी उसमें उत्तरदायी ठहराया गया जो ऐसा व्यपदेशित करता था कि वह भागीदार है, जबकि वास्तव में वह भागीदार नहीं था। और निर्णित हुआ कि प्रतिवादी उत्तरदायी है क्योंकि उसने अपने आचरण के द्वारा गौशाला में भागीदार होने का व्यपदेशन किया है।
यानी व्यपदेशन जरूरी नहीं है कि कपटपूर्ण हो, अर्थात यहां ऐसी कोई आवश्यकता विधि की तरफ से नहीं है कि यह सिद्ध करना पड़े कि आपने कपटपूर्ण ढंग से ऐसा व्यपदेशित किया या किसी को बताया कि आप फर्म में भागीदार है। यह एक सामान्य अनुक्रम की बात है। यदि सामान्य अनुक्रम में भी आपने यह स्वीकार किया या स्वीकार होने दिया या विश्वास दिलाने दिया कि आप किसी फर्म में भागीदार हैं और किसी तीसरे पक्षकार ने इस बात पर विश्वास कर लिया कि आप उस फर्म में भागीदार हैं, चाहे आपके स्पष्ट रूप से कहने के कारण, चाहे आपके द्वारा ऐसा आचरण करने के कारण किसी व्यक्ति को यह आभास हुआ कि आप भी फर्म में भागीदार हैं, तो आपके नाम पर यदि भागीदारी फर्म को कोई ऋण देता है तो उस ऋण के लिए आप उत्तरदायी ठहराए जाएंगे। इसी सिद्धांत को व्यपदेशन का सिद्धांत समाहित होगा। इसलिए यह कहना गलत होगा कि उसका आशय किसी धोखा देने से होना चाहिए। यहाँ धोखा देने का यदि आशय नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और धोखा देने का आशय है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ मात्र इतना ही दर्शित करना है कि एक व्यक्ति भागीदार ना होते हुए भागीदारी होने का व्यपदेशन कर रहा है। स्वयं व्यपदेशन होने वाला व्यक्ति भी भागीदार के रूप में उत्तरदायी होगा, अर्थात यदि किसी व्यक्ति को भागीदार के रूप में इस बात का ज्ञान ना हो कि उसका व्यपदेशन किया जा रहा हो और असावधानी के कारण व्यपदेशन हो गया हो, तो उसे जानबूझकर व्यपदेशन कहना नहीं कहा जा सकता। यानी व्यपदेशन के आधार पर दायित्व उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि व्यपदेशन के लिए दायित्व उत्पन्न होने के लिए यह आवश्यक है कि एक व्यक्ति को अपना व्यपदेशन किया गया हो या उसने व्यपदेशन किया देने को स्वीकार किया हो, और दूसरी तरफ व्यपदेशन करने वाले व्यक्ति के नाम पर फर्म को कोई ऋण दिया गया हो। यानी कोई व्यक्ति जो व्यपदेशन के आधार पर फर्म को ऋण देता है, अब व्यपदेशित होने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है कि उसे इस बात का आभास हो कि उसने जो व्यपदेशन किया था वो सामने वाले व्यक्ति तक किस रूप में पहुंचा। उसे इस बात की जानकारी ना भी हो कि यदि वह अपने आप को फर्म का भागीदार बताता है तो इसी आधार पर सामने वाले ने उसको ऋण दे दिया। इस बात की कोई आवश्यकता या सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण सिर्फ इतना है कि एक व्यक्ति ने अपने को भागीदार ना होते हुए भी भागीदार बताया, और दूसरे व्यक्ति को यह विश्वास था कि अमुक व्यक्ति भागीदार है, और इसी विश्वास के आधार पर उसने उस फर्म को कर्जा दे दिया। ऐसे में उस कर्जे को चुकाते समय उसका उत्तरदायित्व उस व्यक्ति पर भी होगा जो भागीदार नहीं था लेकिन अपने को भागीदार के रूप में दर्शित करता है। इस प्रकार व्यपदेशन के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी भागीदारी के अप्राकृतिक अपराध या अन्य प्रकार के दुराचरण के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, क्योंकि व्यपदेशन से इनका कोई संबंध नहीं होता। व्यपदेशन का सिद्धांत फर्म में बाहर आने वाले और अंदर जाने वाले सभी व्यक्तियों पर भागीदारी में लागू होता है। यदि रिटायर होने वाले व्यक्ति ने रिटायर होने की सूचना या सेवानिवृत्त की सूचना नहीं दी है और कार्य फर्म के द्वारा पुराने नाम से किया जा रहा है, तो ऐसे में यह समझा जाएगा कि एक व्यक्ति ने स्वयं को भागीदार बने रखना व्यपदेशित किया, और यदि कोई ऋण दिया जाता है तब ऐसे में वह व्यक्ति भी उत्तरदायी होगा। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति ने जो भागीदारी के रिटायर होने के पश्चात किसी फर्म को कर्जा दे दिया है और इसकी सूचना रिटायर होने वाले व्यक्ति ने नहीं दी थी कि वह फर्म से रिटायर हो रहा है, तो उसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बात स्कार्फ बनाम जार्डन का है, जो संपूर्ण अधिनियम में एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रकट करता है। इसमें स्कार्फ और रोजर्स नाम के दो व्यक्ति थे जो भागीदार थे। रोजर्स कुछ समय बाद उस भागीदारी फर्म से बाहर निकल जाता है और तीसरा पक्षकार जो जार्डन है उसने फर्म को कुछ ऋण दिया। फर्म को ऋण देने के पश्चात जब उसे ऋण की वसूली नहीं हो सकी तो फर्म के प्रति वह पुराने नाम से वाद लाता है। पुराने नाम से वाद लाने के बाद कुछ समय पश्चात उसे लगता है और उसे यह पता चल जाता है कि फर्म के नाम में परिवर्तन हो गया है, और वह पुराना वाद छोड़कर फिर से नए फर्म के नाम से नया वाद ले आता है। और जब नया वाद लाता है तब कीमत की अदायगी के लिए उसके संबंध में कोई भी दायित्व उद्भूत नहीं हुआ, और न्यायालय ने कहा कि जब एक बार फर्म के विरुद्ध कीमत प्राप्त करने का निर्णय लिया गया
तो यह चुनने का अधिकार था कि आप पुरानी फर्म के विरुद्ध अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं या नई फर्म के विरुद्ध अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और जब आपने पुराने फर्म के विरुद्ध अपना अधिकार का प्रयोग कर लिया, तब ऐसे में पुरानी और नई फर्म दोनों के विरुद्ध आप अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं और किसी के भी विरुद्ध मुकदमा चलाकर फर्म के साथ उचित कीमत वसूल करने का आपको अधिकार था। लेकिन आपने अपनी उचित बुद्धि का प्रयोग करते हुए जब मामले में पुरानी फर्म के बदले नई कीमत के लिए नए फर्म पर वाद लाया, तो इसका अर्थ है कि आपने पुरानी फर्म से मिलने वाले अधिकार का त्यजन कर दिया है। यानी यहाँ पर व्यपदेशन का सिद्धांत लागू नहीं होगा। और व्यपदेशन के सिद्धांत के कुछ अपवाद इसी स्कार्फ बनाम जॉर्डन के मामले में बताए गए, जिसमें कहा गया कि एक मृतक भागीदार के संबंध में यह सिद्धांत लागू नहीं होता। यानी कि जब किसी भागीदार की मृत्यु होने के पश्चात फर्म पुराने नाम से चलता है या फर्म का नाम उस भागीदार के नाम में प्रयोग होता है, तो वह या उसके प्रतिनिधि की संपदा को किसी कार्य के लिए मृत्यु के पश्चात उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। दूसरा, किसी भागीदार के दिवालिया होने के पश्चात जैसे ही व्यक्ति दिवालिया हुआ उसका दायित्व तो समाप्त हो जाएगा। यानी घोषित दिवालिया के बाद उस फर्म के प्रति वह उसका कोई उत्तरदायी नहीं होगा। इसी प्रकार यदि कोई निष्क्रिय भागीदार है, तो निष्क्रिय भागीदार चूंकि कारोबार में भाग नहीं लेता है, इसलिए उसका कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होगा, बशर्ते वह जब फर्म से हटता है तो उसकी सूचना उसने दे रखी हो। इसी प्रकार अपकृत्य के संबंध में यदि कोई सिद्धांत है तो वह भी लागू नहीं होगा। यानी व्यपदेशन के आधार पर किसी व्यक्ति को फर्म से किसी भागीदार द्वारा दुष्कृतियों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। और एक बार जब भागीदारी के हितों का अंतरण हो जाता है, तब क्या अधिकार होते हैं, इस संबंध में धारा 29 में प्रावधान किया गया है कि किसी भागीदार द्वारा फर्म में अपने हित का आत्यांतिक रूप से बंधक द्वारा या ऐसे हित पर अपने द्वारा भार का सृजन किया जा सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को भागीदारी के अंतर्गत रहते हुए भागीदार के हित का ट्रांसफर या अंतरण नहीं कर सकता है, और यदि करता है तो ऐसे में यदि किसी पर व्यक्ति को कुछ अधिकार सृजित होते हुए, तो वह फर्म के अधिकार के अंतर्गत किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप फर्म के कारोबार पर नहीं करेगा। यानी ना ही वह फर्म का निरीक्षण कर सकता है, ना ही लेखाओं का निरीक्षण कर सकता है। केवल उसे इतना हक है कि वह अंतरिति के जो लाभ है, यानी उसको जो हित अंतरण हुआ है, उससे प्राप्त होने वाले वह लाभों को प्राप्त करे। और जब फर्म विघटित हो जाती है, तो फर्म के विघटन के पश्चात वह जितने अंश का हकदार है, सिर्फ उसी प्रयोजन के लिए उस तिथि से जितना निर्धारित है वह उसे प्राप्त कर सकता है। और यदि पारस्परिक विश्वास का संबंध होने पर भागीदारों की सहमति से नहीं हो रहा है, तो भागीदार किसी तीसरे व्यक्ति को समस्त हित अंतरित कर दिया है, तो फर्म का विघटन कराया जा सकता है। अर्थात सामान्य रूप से फर्म के भागीदार में किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि अपने हितों का वह किसी अन्य को अंतरण कर दे। और यदि किसी भागीदार ने अपने हितों का अंतरण किसी पर व्यक्ति को कर दिया है, तो फर्म के अन्य भागीदारों के पास यह आधार हो जाता है कि आपसी सद्विश्वास में कमी के आधार पर उस फर्म का विघटन कराया जा सके। यानी धारा 29 में स्पष्ट उपबंध है, किसी भागीदार के हित के अंतरिति को फर्म के चालू रहने के दौरान फर्म में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं होता है, और न ही वह लेखाओं की मांग या बहियों का परीक्षण कर सकता है। और ऐसा अंतरण विक्रय या बंधक के द्वारा या ऐसे हित का कोई भार आरोपित भी नहीं किया जा सकता है, और ना ही ऐसे में किसी स्थिति में परिवर्तन होता है। यानी धारा 29 दो प्रकार के अधिकार प्रदान करती है। पहला, अंतरिति अपने लाभों को या उसके अंशों को प्राप्त कर सकता है जो भागीदार द्वारा स्वीकार किया गया, और दूसरा, यदि अंतरिति फर्म से हट जाता है या उसका विघटन हो जाता है, तो अंतरिति उसको अपने हितों के लिए अपने अधिकारों के हिसाब की मांग कर सकता है। इसके अलावा वह किसी अन्य प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उसे फर्म में भागीदार के या कारोबार के संचालन में हस्तक्षेप करने का या बही खातों के निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद
हम देखते हैं कि क्या किसी अप्राप्तव्य को या किसी माइनर या अवयस्क को हम शामिल कर सकते हैं किसी भागीदारी में या नहीं। तो धारा 30 इसके मामले में उपलब्ध करती है कि किसी अप्राप्तव्य को किसी भागीदारी में शामिल उसके लाभ के लिए किया जा सकता है। चूंकि धारा 4 यह स्पष्ट करती है कि संविदा का सृजन ही एक आधार होता है जिससे भागीदारी उत्पन्न होती है। इसलिए भागीदारी उत्पन्न करने में अवयस्क चूंकि संविदा करने में सक्षम नहीं है, इसलिए वह कभी भी किसी भागीदारी की फर्म में भागीदार नहीं हो सकता। लेकिन धारा 30 यह प्रावधान करती है कि यदि फर्म के फायदे के लिए सभी भागीदार आपस में सहमत हो तो किसी अवयस्क को फर्म में शामिल कर सकते हैं। और ऐसे में यदि किसी अवयस्क को फर्म में शामिल कर लिया जाता है जो कि भागीदारी के फर्म के लाभ के लिए है, तो उसे कुछ सीमित अधिकार होंगे। यानी कुछ अधिकारों में वह अप्राप्तव्य या उस अवयस्क को अधिकार होगा कि उस अनुपात तक लाभ या हिस्सा प्राप्त कर सके और लेखों की जांच कर सके और उसका निरीक्षण और नकल ले सके। वह अवयस्क फर्म के कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होगा, सिर्फ उसकी संपत्तियां जो उस कारोबार में है वह उत्तरदायी होंगी। और किसी अप्राप्तव्य द्वारा लाभ या अंश के लिए अन्य भागीदारों पर उस समय तक कोई वाद नहीं लाया जा सकता जब तक कि उसका फर्म से संबंध विच्छेद न कर लिया गया हो। और इसी प्रकार इसकी धारा 5, 6, 7 और 8 उन परिस्थितियों की चर्चा करती है जब अवयस्कता से फर्म के भागीदार बने रहने के दौरान वह वयस्क हो गया हो। धारा 30 की उपधारा 5 यह व्यवस्था करती है कि जब अप्राप्तव्य व्यक्ति प्राप्तव्य हो जाता है, तब जबकि उसे यह ज्ञान हो जाए कि वह किसी फर्म में भागीदारी में शामिल कर लिया गया था, अथवा उस दिन जिस दिन वह मेजर हो जाए, जिस दिन प्राप्तव्य हो जाए, उसमें से किसी दिन जिसके बारे में उसे पहले जानकारी प्राप्त हो, उससे यह चुनने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा कि क्या उस भागीदारी फर्म में जिसमें वह अवयस्क के रूप में शामिल किया गया था वह भागीदार बने रहना चाहता है अथवा नहीं। यानी यह चुनाव उसे उस तिथि को जबकि उसे इस बात का ज्ञान हो गया हो अथवा जिस दिन वह प्राप्तव्य हो गया हो उस तिथि के 6 महीने के भीतर कर लेना होगा कि क्या वह भागीदारी फर्म में भागीदार बने रहना चाहता है या भागीदारी फर्म से बाहर निकलना चाहता है। और जहां एक व्यक्ति ने अप्राप्तव्य होने के दौरान फर्म के फायदे के लिए सम्मिलित किया गया था, तो ज्ञान होने के 6 मास के बाद उसको प्रत्याख्यान करने वाले व्यक्ति पर ऐसा भार होगा। अब 2 चुनाव के पहलू हैं। पहला कि भागीदार के रूप में बने रहने का चुनाव करना या किसी अप्राप्तव्य द्वारा प्राप्तव्य होने पर भागीदारी फर्म से बाहर निकलने का चुनाव करना। दोनों ही स्थितियों के क्या परिणाम होंगे। जहां एक व्यक्ति यह चुनाव करता है कि अब वह प्राप्तव्य होने के बाद भागीदार बना रहेगा, ऐसे में अप्राप्तव्य होने के नाते उसके जो अधिकार और दायित्व हैं बने रहेंगे और सिर्फ उसी कार्य के लिए नहीं बल्कि पहली बार जब वह अप्राप्तव्य के रूप में शामिल किया गया था उस दिन से वह लागू होगा। और दूसरा, जहां ऐसा व्यक्ति यह चुनाव करता है कि वह अप्राप्तव्य के रूप में भागीदार नहीं बना रहेगा, तब ऐसे में उसके अधिकार और दायित्व उसके द्वारा लोक सूचना दिए जाने तक ही होंगे। यानी किसी भी अवयस्क के द्वारा जब यह सूचना दी जाती है कि अब वह भागीदारी फर्म में भागीदार नहीं बने रहना चाहता है, तो उसका अंश सूचना की तारीख से अन्य के बाद किसी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। परंतु यह ध्यान रखने वाली बात है कि चाहे उपधारा 7 और उपधारा 8 जहां उसने चुनाव बने रहने के लिए किया या बाहर निकलने के लिए किया, दोनों ही बात से इस बात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि यदि उसने प्राप्तव्य होने के बाद कोई कार्य किया तो उसके परिणाम से वह उत्तरदायी उसके ऊपर व्यपदेशन के आधार पर व्यपदेशन का सिद्धांत उसके ऊपर लागू होगा। इस प्रकार फर्म के फायदों में जब अवयस्क को सम्मिलित किया जाता है तब ऐसे में प्रश्न है कि क्या उसके अधिकार और कर्तव्य वही होंगे जो सामान्य भागीदार के हैं। इसका उत्तर धारा 30 में स्पष्ट मिलता है कि नहीं, वह भागीदारी संविदा के द्वारा नहीं आया, इसलिए वह मात्र उस हिस्सों तक लाभ प्राप्त कर सकता है जो उसको अनुपात में है, लेकिन उसके अधिकार के साथ उसे कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं और उन कर्तव्यों में वह चाहे तो बही खातों की नकल ले सकता है, उन्हें देख सकता है। लेकिन हमें मोहरी बीबी बनाम धर्मदास के केस को याद करना होगा जहां स्पष्ट है कि किसी भी अवयस्क के विरुद्ध किसी संविदा का प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता।
इसलिए भागीदारी फर्म में आने के पश्चात भी उसे संपत्तियों को व्यक्तिगत रूप से उसमें उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। और एक बार जब वह वयस्क हो जाता है तो उसे यह चुनने का अधिकार होता है और अपना चुनाव वह कर सकता है कि वह किस प्रकार से भागीदारी फर्म में या तो बने रहना है या तो निकल जाना है, और दोनों ही परिस्थितियों में अलग अलग परिणाम देखने को मिलेंगे। अंग्रेजी विधि इससे थोड़ी भिन्न है। अंग्रेजी विधि में अवयस्क के भागीदार बनने के विषय में भागीदारी विधि में देखेंगे कि वह शून्य करड़ी होती है, जबकि भारत में यह शून्य करार होता है। इस प्रकार अंग्रेजी विधि में कोई भी रुकावट नहीं है कि वह भागीदारी में शामिल हो सके, लेकिन भारत में कोई अवयस्क भागीदारी में शामिल नहीं हो सकता क्योंकि वह संविदा नहीं कर सकता। हाँ, संविदा स्वयं नहीं कर सकता, लेकिन अन्य सभी व्यक्ति जो वयस्क सम्मिलित हैं भागीदार में, वो अपनी सहमति से चाहें तो किसी अवयस्क को फर्म के फायदे के लिए उसको शामिल कर सकते हैं। इस प्रकार आज के इस व्याख्यान को अगर हम सारांश के रूप में समझें तो हम देखते हैं कि आज के व्याख्यान में हमने यह समझा कि कैसे एक व्यक्ति जो स्वयं भागीदार है और अन्य व्यक्ति जो पर व्यक्ति हैं उनके साथ वह समव्यवहार करता है तो किन अधिकारों और कर्तव्यों के अधीन होगा। दूसरा, हमने दो महत्वपूर्ण देखे विषय, एक व्यपदेशन और दूसरा अवयस्क द्वारा करार। व्यपदेशन के बारे में हमने देखा कि एक व्यक्ति जो स्वयं भागीदार नहीं है, लेकिन यदि अपने को यह व्यपदेशित करता है कि फर्म का भागीदार है या यह कहने देता है कि फर्म का भागीदार है, तो इस विश्वास के आधार पर कि अमुक व्यक्ति भागीदार है, किसी फर्म को कोई व्यक्ति ऋण दे देता है तो उस ऋण के लिए वह व्यक्ति भी भागीदार की तरह ही उत्तरदायी होगा, मानो कि वह स्वयं फर्म का भागीदार रहा हो। और इसी प्रकार अंत में हमने देखा अवयस्क के संबंध में, एक अवयस्क कभी भी संविदा नहीं कर सकता, लेकिन भागीदारी संविदा से जन्म होती है, इसलिए वह संविदा के द्वारा भागीदार नहीं बन सकता, लेकिन अन्य सभी व्यक्ति की सहमति से एक अवयस्क को एक भागीदारी की संविदा में शामिल कर लिया जा सकता है, और यह तब तक बनी रहेगी जब तक वह वयस्क नहीं हो जाता है। वयस्क होने के पश्चात पुनः या उस अवयस्क जो वयस्क हो गया है उसके निर्णय के ऊपर, उसके चुनाव के ऊपर निर्भर करता है कि क्या वह फर्म में भागीदार बने रहना चाहता है अथवा नहीं, और उसी के हिसाब से उसके अधिकार और कर्तव्य निर्धारित होंगे। तो इस प्रकार आज के व्याख्यान में पर व्यक्तियों से संबंधित अधिकार और कर्तव्यों की हमने चर्चा की। धन्यवाद। Hello and welcome to this piece of literary snippet. We usually know William Shakespeare as the most revered figure in the history of English literature. But we often tend to forget that he has also been one of the most hated figures in literature. And here I am not talking only about those boys and girls who have to memorize long sections from Macbeth or King Lear or Julius Caesar before they can go and sit for their school or college exams. But I am also talking about people who are themselves quite famous authors. Tolstoy, for instance, considered the writings of Shakespeare to be, and I quote, crude, immoral, vulgar, and senseless. George Bernard Shaw absolutely loathed Shakespeare, as he did Homer. But perhaps no other criticism about Shakespeare is more damaging than the one which says that Shakespeare is a marvelous storyteller, provided someone has told him the story earlier. Now, this piece of criticism is particularly damaging because it is true. None of Shakespeare's plays contain any original story whatsoever. They are all written using pre-existing materials, pre-existing stories. Now, does that diminish the stature of Shakespeare as a dramatist? Well, I'll leave that
for you to decide. See you in the next episode of Literary Snippets.